रुक्मणी, अरे ये झील कितनी सुंदर है। अब मुझे पता लगा कि हमारे राज्य के वासी इस झील को देखने के लिए इतना क्यों आते हैं, है ना? बिल्कुल सही कहा। हम दोनों ही मूर्ख थे जो अब तक इस झील के दर्शन से वंचित थे। कुछ क्षण पहले तो झील का पानी बिल्कुल शांत था, अचानक से पानी में उथल-पुथल क्यों होने लगी? अरे बस बस बस, घबराओ मत रुक्मणी। झील में मछलियां भी होती हैं। अब कोई मछली होगी, इसमें घबराने वाली क्या बात है? मैंने लेकिन इस झील के बारे में सुना है कि इस झील में कोई जलपरी रहती है। जलपरी? अरे रुक्मणी, जलपरियां सिर्फ कहानी और दंत कथाओं में होती हैं। अरे भला इनका वास्तविकता से कोई लेना देना होता है क्या? हकीकत में नहीं होती हैं ये। राजा विक्रम ने इतना कहा ही था कि तभी एक सुंदर जलपरी झील से निकलकर झील के किनारे पर आकर छटपटाने लगी। उस जलपरी का आधा शरीर सुंदर स्त्री का था और आधा शरीर मछली का था। अचानक रंग बिरंगी किरणों से उसका शरीर पूरा सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गया और वो तुरंत उठकर खड़ी होकर वहां से भागने लगी। राजा विक्रम ने तुरंत जलपरी का हाथ पकड़ लिया। राजा विक्रम ने तुरंत जलपरी का हाथ पकड़ लिया। वाह 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 वाह, मैंने तुम्हारी जितनी सुंदर स्त्री को अपने जीवन में नहीं देखा। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। राजा विक्रम की बात सुनकर जलपरी क्रोधित होते हुए बोली, मेरा हाथ छोड़ दो राजन। नहीं, मैं हाथ नहीं छोड़ सकता। एक बार अगर हम किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो फिर हम जीवन भर नहीं छोड़ते। ये सुनकर जलपरी ने राजा विक्रम को धक्का दे दिया। अचानक जलपरी का शरीर हवा में उछलता हुआ दोबारा झील पर आ गिरा और रंग बिरंगी किरणों के साथ वो फिर से आधी इंसान और आधी मछली में परिवर्तित हो गई। जलपरी राजा विक्रम की ओर देखकर क्रोधित अवस्था में बोली, मूर्ख राजा, कितनी मुश्किल से मैं इस झील के राक्षस की कैद से आजाद हुई थी, मगर तूने गंदी नियत से स्पर्श करके मुझे अपवित्र कर दिया। मैं तुझे श्राप देती हूँ। राजा विक्रम, तू अपने होने वाले पुत्र का चेहरा कभी नहीं देख पाएगा और तेरी दूसरी संतान आलसी और मूर्ख पैदा होगी। इतना बोलकर जलपरी रंग बिरंगी किरणों के साथ वहाँ से गायब हो गई। राजा विक्रम अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ वापस अपने महल चला गया। इस घटना के 20 वर्ष बाद आदित्य अपने खेत में खड़ा हुआ अपनी लहलहाती हुई फसल को देख रहा था कि तभी उसके गांव का मुखिया आकर आदित्य से बोला, अरे आदित्य, अरे भाई ऐसे क्या देख रहे हो? अरे ये तुम्हारी ही फसल, तुम्हारी ही मेहनत का नतीजा है। हाँ हाँ मुखिया जी, मेहनत तो सभी किसान करते हैं। आदित्य की बात सुनकर मुखिया मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन सभी किसानों की किस्मत तुम्हारे जैसी नहीं होती। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी फसल केशवनगर राज्य में सबसे अच्छे दामों पर बिकेगी। क्यों आदित्य? हाँ, मेरा भी सोचना कुछ ऐसा ही है मुखिया जी, लेकिन अभी फसल काटने में कुछ समय बाकी है। चलिए, मैं अभी जाता हूँ। राम राम मुखिया जी। इतना बोलकर आदित्य मुस्कुराता हुआ अपने घर पर चला गया। घर पर आते ही उसकी माँ मुस्कुराते हुए आदित्य से बोली, मैंने सुना है कि तुम्हारी फसल गांव में सबसे अच्छी उगी है। हाँ? अरे आपको कैसे पता माँ? हाँ, मैंने बताया बेटा, सारे गांव में तुम्हारे ही फसल की चर्चा है। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? क्यों भाग्यवान, बताओ। अरे भाई, अब तुम बड़े हो गए हो आदित्य,
और विवाह के लायक हो गए हो। हम तुम्हारे लिए लड़की देखने जा रहे हैं, समझे? ये सुनकर आदित्य मुस्कुराता हुआ अपने पिता से बोला, अच्छा, पिताजी, आप मुखिया जी से उनकी बेटी मोहिनी के बारे में बात करिए ना। इतना बोलकर आदित्य बाहर निकल गया। आदित्य की माँ और उसका पिता सीधे मुखिया के घर पर पहुंच गए। अरे सुखिया, तुम? वाह भाई, क्या बात है। कुछ देर पहले तुम्हारे बेटे आदित्य से मेरी मुलाकात उसके खेत में हुई थी और अब तुम घर ही आ गए। आओ आओ आओ। मुखिया जी, मैं आपकी बेटी मोहिनी का हाथ अपने बेटे आदित्य के लिए मांगने आया हूँ। अरे यह भी कोई मांगने की बात है? तुम्हारे बेटे आदित्य को कौन नहीं जानता? अरे उससे ज्यादा मेहनती और संस्कारी लड़का इस समय तो पूरे गांव में नहीं मिलेगा। और ऐसे युवक को दामाद बनाना, अरे भाई, ये तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशनसीबी होगी। कुछ ही दिनों के बाद आदित्य का विवाह मोहिनी के साथ संपन्न हो गया। इधर राजा विक्रम, जो कि अब बूढ़ा हो चुका था, महल में चिंतित अवस्था में बैठा हुआ अपने मंत्री चतुर सिंह से बोला, चतुर सिंह, हमारा पुत्र राजकुमार कनक सिंह कहाँ है? क्या आपने उससे बात नहीं की? हमने उसे बुलाया है। महाराज, वो सुबह से अपने कक्ष में गहरी नींद में सो रहे हैं। 3 बार उन्हें बता चुका हूँ, लेकिन वो टस से मसी नहीं हुए। अरे क्या कहूं मैं, ऐसे पुत्र का होना न होने के बराबर है। राजा विक्रम गुस्से से अपनी पत्नी के कक्ष में चला गया। रुक्मणी, रुक्मणी! राजा विक्रम को गुस्से में देखकर उसकी पत्नी उससे बोली, क्या हुआ? आपके चेहरे पर ये क्रोध क्यों आ रहा है? रुक्मणी, कितनी बार कहा है कि तुम अपने पुत्र को ठीक तरह से समझाओ कि इस राज्य का वो राजकुमार है और होने वाला राजा है। अगर वो ऐसे ही सोता रहा तो मुझे डर है कि मेरे बाद ये राज्य बड़ी ही आसानी से दूसरे राजाओं के हाथ में चला जाएगा। आप तो जानते हैं इसमें मेरे पुत्र की कोई गलती नहीं है। ये सब उस जलपरी के श्राप के कारण हुआ है। ना ही आप उस जलपरी को देखकर आकर्षित होते और ना ही आज हमें ये दिन देखना पड़ता। आपकी वजह से हमारी पहली संतान पैदा होते ही अचानक से गायब हो गई। न जाने वो कहाँ होगी। राजकुमार कनक हमारी दूसरी संतान है और उस जलपरी ने कहा था कि तुम्हारी दूसरी संतान आलसी और मूर्ख होगी। हाँ हाँ हाँ, मुझसे गलती हो गई तो अब मैं क्या करूं? उसके बाद न जाने कितने साधुओं से उस झील के सामने तंत्र मंत्र करवाए मैंने, ताकि वो जलपरी मेरे सामने आ जाए, मैं उससे माफी मांग लूं, क्षमा मांग लूं, मुझे गलती का एहसास है। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। क्या करूं अब मैं? राजा विक्रम ने इतना कहा कि तभी मंत्री चतुर सिंह घबराता हुआ वहां आ पहुंचा और राजा विक्रम से बोला, महाराज, महाराज, गजब हो गया। पड़ोसी राज्य के राजा कहर सिंह महल में 2 सैनिकों के साथ घुस आया है। उसने सीधे आपको मारने की योजना बनाई है ताकि युद्ध करने की नौबत ही नहीं आए। जब राजा ही महल के अंदर मारा जाएगा तो मरने वाले राजा की सेना अपने आप ही डर जाएगी महाराज। ये सुनकर राजा विक्रम तुरंत मंत्री चतुर सिंह से बोला, क्या? जाओ, जाकर तुरंत सेनापति को बुलाओ। महाराज, सेनापति किसी महत्वपूर्ण कार्य से राज्य से बाहर गए हुए हैं। अरे तो जाकर मेरे पुत्र कनक सिंह को उठाओ और उससे कहो कि जल्दी से अपनी तलवार लेकर अपने कक्ष से बाहर आए। अरे आज काम नहीं आएगा तो किस दिन काम आएगा? हम दोनों ही मिलकर राजा कहर सिंह का खात्मा कर देंगे। जाओ। मंत्री चतुर सिंह तुरंत राजकुमार कनक सिंह के कक्ष में पहुंच गया, जो जाकर आराम से गहरी नींद सोया हुआ था। मंत्री चतुर सिंह राजकुमार कनक सिंह की ओर देखकर बोला, राजकुमार, राजकुमार, अरे राजकुमार, जल्दी उठिए। अरे राजकुमार उठिए, महल पर हमला हो गया है। आपके पिता की जान खतरे में है और सेनापति भी यहाँ पर नहीं है। राजकुमार कनक सिंह आंखें मसलते हुए उठते हुए बोला,
तुम अच्छी तरह से जानते हो मंत्री जी, जब तक हम हाथ मुंह नहीं धो लेते तब तक हमें कोई भी बात समझ में नहीं आती। जाओ, पहले दासी को बुला कर लाओ और उससे कहो कि वो हमारे लिए पानी लेकर हमारे कक्ष में आ जाएं। जाओ। अरे राजकुमार कनक सिंह, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? आपके पिताजी की जान खतरे में है, मतलब आपकी जान भी खतरे में है। अरे आप मुंह धोएंगे उससे पहले ही आप इस राज्य को गवा बैठेंगे। जल्दी से अपने तलवार को लीजिए और बाहर आ जाइए। ये सुनकर राजकुमार कनक सिंह मंत्री चतुर सिंह की ओर देखकर नींद में ही बोला, अरे चतुर सिंह, तुमने सुना नहीं क्या? जाओ, जाकर दासी को बुला कर ले आओ, मुझे मुंह धोना है। ओह, जी तो चाहता है कि अभी और इसी समय मैं इसे अपने हाथों से जान से मार दूं। महाराज को इस नकारा को पैदा होते समय ही मार देना चाहिए था, गधा कहीं का। मंत्री चतुर सिंह राजकुमार कनक सिंह से बोला, तुमने सुना नहीं क्या? जाओ, जाकर दासी को बुला कर ले आओ। ठीक है, मैं दासी को बुलाकर लाता हूँ। मंत्री चतुर सिंह सीधे एक दासी के पास जाकर बोला, जाओ, जाकर राजकुमार का मुंह धुलाओ जल्दी। मुंह धोने से शायद वो होश में आ जाए। इतना बोलकर मंत्री चतुर सिंह राजा विक्रम को तलाशते हुए राज दरबार तक आ पहुंचा। मंत्री चतुर सिंह ने देखा कि राजा विक्रम का शव खून से लथपथ फर्श पर पड़ा हुआ था और कहर सिंह हाथ में तलवार लेकर गुस्से से राजा विक्रम सिंह के शव को देख रहा था। तभी राजा कहर सिंह की नजर मंत्री चतुर सिंह पर पड़ी। वो गुस्से से मंत्री चतुर सिंह की ओर देखकर बोला, ओ मंत्री चतुर सिंह, बस 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 बस, मैंने तेरे राजा को मार दिया है। अब ये राज्य मेरा है। आज से केशव नगर राज्य का महाराज हूं मैं। या तो मेरी अधीनता स्वीकार कर लो मंत्री, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी मंत्री चतुर सिंह की नजर अपने बगल में रखे हुए धनुष पर पड़ी। मंत्री चतुर सिंह ने बगैर देरी किए हुए उस धनुष में तीर चढ़ा दिया और सीधा वार राजा कहर सिंह के सीने पर कर दिया। कहर सिंह को मंत्री चतुर सिंह से ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, इसीलिए उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। कहर सिंह वहीं पर ढेर हो गया। तभी वहाँ पर राजकुमार कनक सिंह अपनी तलवार लेकर आ पहुँचा और बोला, कहाँ है वो राजा? कहाँ है वो जिसने मेरे पिता को मारने की योजना बनाई है? मैं उसे अपने हाथों से मार दूंगा। कहाँ है वो? मंत्री चतुर सिंह गुस्से से राजकुमार कनक से बोला, अरे कहर सिंह ने तुम्हारे पिता को मार दिया और मैंने स्वयं अपने हाथों से कहर सिंह को मार दिया। ये सुनकर राजकुमार कनक खुश होते हुए मंत्री की ओर देखकर बोला, देखा। अरे तुम मेरे कक्ष में क्या आए कि तुम्हारे अंदर अपने आप शक्ति आ गई। इसका मतलब कि मैं कितना बड़ा बलवान हूँ कि मुझे देखने से ही तुम्हारे जैसे कमजोर व्यक्ति के अंदर भी शक्ति आ जाती है। अब से मैं ही इस राज्य का राजा हूँ। राजकुमार कनक, आपके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। क्या आपको इस बात का अफसोस नहीं है? मूर्ख मंत्री, इस संसार में हजारों मनुष्य रोज मरते हैं, तो क्या मैं सबका अफसोस करूं? जाओ, मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। उस दिन के बाद राजकुमार कनक सिंह अपने पिता राजा विक्रम सिंह की जगह केशव नगर राज्य का राजा बन गया। मगर वो राज दरबार में बैठने की जगह अपने कक्ष में आराम से सोता रहता। एक दिन मंत्री चतुर सिंह कनक सिंह से बोला, महाराज, आप इस राज्य के नए महाराज हैं। आपका दिन दिन भर सोना उचित नहीं है। देखो मंत्री, तुम मेरे बारे में चाहे कुछ भी कहो, लेकिन मेरी नींद पर नजर मत लगाओ। मुझे सोना बहुत अच्छा लगता है, सीधी बात है। अब हाँ
ठीक है महाराज, सोइए, लेकिन कुछ देर राज दरबार में भी बिताइए। प्रजा की गुहार तो सुनिए। अगर ऐसा ही हाल रहा तो आपकी प्रजा ही आपके खिलाफ हो जाएगी। अच्छा ठीक है, अगर तुम इतना कहते हो तो हम कुछ देर के लिए राज दरबार में भी बैठ जाया करेंगे। क्या हो जाएगा, बैठ जाएंगे। अगले दिन कनक सिंह राज दरबार में बैठ गया। कुछ देर बाद केशव नगर राज्य के 2 व्यक्ति कनक सिंह के सामने आकर खड़े हो गए। एक व्यक्ति कनक सिंह की ओर देखकर बोला, महाराज, मेरा नाम बलराम है और ये मेरा छोटा भाई राम है। हमारे पिता का एक अमरूद का छोटा सा बगीचा था, लेकिन पिताजी ने मरने से पहले बगीचे का हम दोनों भाइयों में बराबर बराबर बंटवारा कर दिया था। मगर महाराज, कल रात इसने मेरे हिस्से के बगीचे के अमरूद तोड़ लिए और जब मैं इससे अपने अमरूद मांगता हूँ तो इसने मना कर दिया। अब आप ही न्याय कीजिए महाराज। एक काम करो, पहले हमें वो अमरूद दिखाओ। हम भी देखना चाहते हैं कि अमरूद में ऐसा क्या है कि तुम्हारा भाई वो अमरूद तुम्हें देने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकर आओ। बलराम ने वो एक अमरूद कनक सिंह को पकड़ा दिया। कनक सिंह स्वाद लेकर अमरूद खाता हुआ बोला, तुम्हारे बगीचे के अमरूद तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। आज से तुम्हारा बगीचा हमारा हुआ। हम रोज दोपहर में तुम्हारे ही बगीचे के अमरूद खाया करेंगे। ये सुनकर राजा और बलराम का चेहरा लटक गया। कनक सिंह उन दोनों की ओर देखकर ऐसे बोला कि मानो उसने बहुत ही अच्छा न्याय किया हो। बताओ, तुम्हें मेरा न्याय कैसा लगा? महाराज, अब आप गलत न्याय तो कर ही नहीं सकते। चलो भाई। इतना बोलकर वो दोनों भाई वहाँ से चले गए। राजमहल से बाहर निकलते ही बलराम अपने छोटे भाई राम से बोला, ये राजा तो बहुत ही बड़ा मूर्ख है। इससे अच्छा तो हम दोनों भाई आपस में ही मिल बांटकर फैसला कर लेते। अब क्या बचा हमारे पास? हाँ, तुमने सही कहा भाई। अमरूद का बगीचा भी मेरे हाथ से गया। अगर हम राजा से कुछ कहते तो हो सकता है कि वो हमें कारागार में डलवा देता। कहाँ फंस गए। उस दिन के बाद कनक सिंह कुछ देर के लिए राज दरबार बैठता और उल्टे सीधे न्याय करके अपने कमरे में सोने चला जाता। एक दिन मंत्री चतुर सिंह गुस्से से कनक सिंह से बोला, महाराज, आप कुछ देर के लिए राज दरबार में बैठते हैं और बेतुके उल्टे सीधे न्याय करके चले जाते हैं और दिन भर अपने कक्ष में सोते रहते हैं। देखिए महाराज, आपके सोते रहने की वजह से व्यापारियों ने हमें कर देना बंद कर दिया है और किसानों ने भी लगान देना बंद कर दिया है। अब महाराज, अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब राजमहल का राजकोष सेनापति, मंत्री जी ने हमें बताया कि व्यापारियों ने कर चुकाना बंद कर दिया है और किसानों ने हमें लगान देना भी बंद कर दिया है। राजकोष खाली होता जा रहा है। इसीलिए हमने कुछ सोचा है। क्या सोचा है आपने महाराज? मंत्री चतुर सिंह अपने मन में गुस्से से कनक सिंह की ओर देखा और बोला, ओहो, महाराज का ये नाकारा पुत्र सोचता भी है। पता नहीं क्या उल्टा सीधा सोचा होगा। बोलो भाई। तो मैंने सोचा है कि ये राज्य पूरा मेरा ही है, तो जाहिर सी बात है कि इस राज्य में जितने भी खेत मौजूद हैं वो सब मेरे हुए। हमारे राज्य के क्षेत्र में जो जंगल हैं वो सब मेरा हुआ। यहां तक कि जितने भी घर हैं वो सब मेरे हुए। तो जाओ, जाकर राज्य में ऐलान कर दो कि आज के बाद से कोई भी किसान अपनी फसल व्यापारियों को नहीं बेचेगा। सारी फसल पर अधिकार राजा कनक सिंह का होगा। जाओ। अरे अरे अरे, ये कौन सा उपाय हुआ महाराज? इससे तो प्रजा में आपके खिलाफ बगावत उठ जाएगी। बकवास बंद करो मंत्री जी, जो बोला है वो करो। सेनापति ने वैसा ही किया। कनक सिंह के सैनिक केशव नगर के किसानों के खेतों में जाकर उनकी फसल छीनकर महल ले जाने लगे। इधर आदित्य अपनी पत्नी मोहिनी के साथ अपनी कटी हुई फसल को निहारे जा रहा था कि तभी
सेनापति एक सैनिक के साथ वहां आ पहुंचा और आदित्य से बोला, सुनो, तुम्हारी अब अपनी फसल पर कोई अधिकार नहीं है। क्या क्या कहना चाहते हो तुम? फसल पर किसान का अधिकार नहीं होता है? हाँ, होता था, लेकिन आज से नहीं होगा। आज से केशवनगर राज्य के सारे किसानों की फसल पर अधिकार महाराज कनक सिंह का है। इतना बोलकर सेनापति अपने एक सैनिक से बोला, सैनिकों, जाओ, जाकर इनकी फसल पर कब्जा कर लो। आदित्य ने सैनिक को बहुत रोकने की कोशिश की, मगर उसने आदित्य की कोई बात नहीं सुनी। आदित्य अपनी पत्नी के साथ उदास होकर अपने घर पर आ गया और अपने पिता की ओर देखकर बोला, हे भगवान, हे भगवान, पता नहीं हमारी फसल को किसकी नजर लग गई। हाँ बेटा, महाराज विक्रम का पुत्र मूर्ख महाराज निकला। उसने केशव नगर के सारे किसानों की फसल पर अपना अधिकार जता दिया है। अब से कोई भी किसान अपने खेत में जितने भी मेहनत करेगा और जितने भी फसल उगाएगा, उन सारी फसलों पर अधिकार राजा विक्रम के पुत्र कनक सिंह का होगा। तभी मोहिनी अपने पति आदित्य से बोली, कनक सिंह के उल्टे सीधे न्याय से तो सारा केशव नगर परेशान है। पता नहीं हमें इस राजा से कब छुटकारा मिलेगा। मोहिनी, भले ही केशव नगर के लोगों में इतनी हिम्मत ना हो, लेकिन मैंने चूड़ियां नहीं पहनी है। मैं इस तरह से अन्याय होते हुए देख नहीं सकता। मैं नहीं चाहता कि किसी मूर्ख राजा की वजह से यह सारा केशव नगर बर्बाद हो जाए। इतना बोलकर आदित्य अपने घर से गुस्से से बाहर निकल गया और राजमहल की ओर चल दिया। केशव राजमहल के आधे रास्ते तक पहुंचा ही था कि तभी उसने देखा एक साधु वृक्ष के नीचे लेटा हुआ कराह रहा था। आदित्य तुरंत साधु के पास पहुंचकर बोला, क्या हुआ साधु महाराज, आप यहाँ जंगल में क्यों लेटे हुए हैं? हाँ, मैं यहां से गुजर रहा था। अचानक ही मेरी कमर में मोच आ गई और मैं गिर गया। फिर उठकर खड़ा नहीं हो पाया। मैं 2 दिन से प्यासा हूं। क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी पिलाता हूं। आदित्य तुरंत वहां से कुछ दूर तालाब की ओर चला गया और पानी लेकर आ गया और साधु को पिलाने लगा। पानी पीकर साधु आदित्य से बोला, क्या तुम मुझे हाथ पकड़कर उठा सकते हो? आदित्य ने साधु का हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। खड़े होते ही साधु की मोच सही हो गई। साधु रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराता हुआ आदित्य से बोला, तुम तो मुझे राजघराने के लगे। तुम एक बहुत ही अच्छे राजा साबित हो गए। हाँ, कहाँ साधु महाराज, मैं तो एक आम किसान हूं। लेकिन हाँ, मैं केशव नगर के नए राजा को सबक सिखाने के लिए जा रहा हूं। अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो मैं तुम्हें कभी भी इस रहस्य को नहीं बताता। दरअसल मैं यहां घने जंगलों में वर्षों से तपस्या कर रहा हूं। मेरे पास एक शक्ति है कि मैं किसी भी मनुष्य को देखकर उसका और उसके परिवार का भूत, भविष्य और वर्तमान जान लेता हूं। मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें उस मूर्ख राजा के पास जाने की बजाय यहां से कुछ दूर झील के पास जाना होगा। झील में एक जलपरी रहती है। आज केशव नगर जो मुसीबत झेल रहा है, उसी जलपरी के श्राप की वजह से झेल रहा है। वो जलपरी एक राक्षस की कैद में है जो उसे झील से बाहर नहीं निकलने देता, और उस जलपरी को राक्षस की कैद से वही व्यक्ति निकाल सकता है जिसके परिवार को उस जलपरी ने श्राप दिया हो। क्या? लेकिन साधु महाराज, मेरे परिवार को तो कोई ऐसा श्राप नहीं मिला। तुम जानते हो कि तुम कौन हो? मैं एक किसान हूं, और क्या। मेरे परिवार में मेरी पत्नी के अलावा
मेरे माता पिता भी हैं। ये पूरी सच्चाई नहीं है। तुम राजा विक्रम के बड़े पुत्र हो। 20 वर्ष पहले वो जलपरी राक्षस की कैद से बड़ी मुश्किल से झील से आजाद हुई थी, मगर राजा विक्रम उस जलपरी की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गया और गलती से उसका हाथ पकड़ बैठा और जलपरी अपवित्र हो गई और फिर से झील में जाकर गिर गई। उस जलपरी ने एक श्राप राजा विक्रम को दे दिया कि राजा विक्रम अपनी पहली संतान का चेहरा नहीं देख पाएगा और दूसरी संतान एक मूर्ख होगी। राजा से जो पहली संतान हुई वो अचानक से पैदा होते ही गायब हो गई और वो पहली संतान तुम हो। इस बारे में कभी अपने माता पिता से पूछोगे तो वो तुम्हें सच्चाई जरूर बताएंगे। ठीक है, अब देर मत करो, उस झील के पास जाओ और झील के राक्षस से उस जलपरी को आजाद कराओ। ठीक है, लेकिन महाराज, मैं उस राक्षस से जलपरी को आजाद कैसे करा सकता हूं? वो जलपरी तुम्हें स्वयं बताएगी। इतना बोलकर साधु वहां से चला गया और आदित्य सीधा उस झील की ओर चल दिया। कुछ देर में आदित्य झील के पास खड़ा हुआ था। तभी झील में उथल पुथल होने लगी और एक सुंदर जलपरी झील से निकल आई और आदित्य की ओर देखकर बोली, तुम तो राजा विक्रम के पहले पुत्र हो, जिसकी शक्ल तक वो नहीं देख पाया। हाँ, मुझे भी ये बात कुछ देर पहले ही पता लगी। मुझे बताओ, मैं तुम्हें राक्षस की कैद से कैसे आजाद कराऊं? वो राक्षस इसी झील में रहता है और उस राक्षस से केवल वही मुझे आजाद कर सकता है जिसका परिवार मुझसे श्रापित हो। तुम्हें उस राक्षस को मारना होगा। मैं तुम्हें केवल इतना बता सकती हूँ कि राक्षस की सारी शक्ति उसका सम्मोहन है। अगर तुम उसके सम्मोहन में फंस गए तो फिर तुम इस झील से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। अगर तुम राक्षस को मारने में असफल हो गए तो फिर सीधे राजमहल चले जाना। मैं अपना दिया हुआ श्राप राजमहल में स्वयं प्रकट होकर समाप्त कर दूंगी। अचानक आदित्य के हाथ में रंग बिरंगी किरणों से चमकता हुआ एक चांदी का खंजर आ गया। इसी खंजर से तुम उस राक्षस का अंत कर सकते हो, मगर याद रखना, सारा खेल सम्मोहन का है। अगर तुम उसके सम्मोहन में फंस गए तो फिर ये खंजर भी तुम्हारे किसी काम का नहीं। अब इस झील में कूद जाओ। आदित्य, जो कि एक बहादुर नौजवान था, बगैर देरी किए झील के अंदर कूद गया। कूदते ही उसने अपने आप को एक महल के अंदर पाया, जहाँ पर एक राक्षस बैठा हुआ था। तुम तो राजा विक्रम के पहले पुत्र हो, जिसकी शक्ल तक वो नहीं देख पाया। हाँ, मुझे भी ये बात कुछ देर पहले ही पता लगी। मुझे बताओ, मैं तुम्हें राक्षस की कैद से कैसे आजाद कराऊं? वो राक्षस इसी झील में रहता है और उस राक्षस से केवल वही मुझे आजाद कर सकता है जिसका परिवार मुझसे श्रापित हो। तुम्हें उस राक्षस को मारना होगा। मैं तुम्हें केवल इतना बता सकती हूँ कि राक्षस की सारी शक्ति उसका सम्मोहन है। अगर तुम उसके सम्मोहन में फंस गए तो फिर तुम इस झील से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। अगर तुम राक्षस को मारने में असफल हो गए तो फिर सीधे राजमहल चले जाना। मैं अपना दिया हुआ श्राप राजमहल में स्वयं प्रकट होकर समाप्त कर दूंगी। अचानक आदित्य के हाथ में रंग बिरंगी किरणों से चमकता हुआ एक चांदी का खंजर आ गया। इसी खंजर से तुम उस राक्षस का अंत कर सकते हो, मगर याद रखना, सारा खेल सम्मोहन का है। अगर तुम उसके सम्मोहन में फंस गए तो फिर ये खंजर भी तुम्हारे किसी काम का नहीं। अब इस झील में कूद जाओ। आदित्य, जो कि एक बहादुर नौजवान था, बगैर देरी किए झील के अंदर कूद गया। कूदते ही उसने अपने आप को एक महल के अंदर पाया, जहाँ पर एक राक्षस बैठा हुआ था। राक्षस आदित्य को घूर कर देखने लगा। आदित्य को उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश मालूम हुई और वो मन ही मन अपने आप से बोला, इसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश है। ऐसा लगता है अगर मैं इसे कुछ और देर देखूंगा तो मैं इसकी ओर खींचा चला जाऊंगा। उस जलपरी ने कहा था कि सारा का सारा खेल सम्मोहन का है। हाँ, इसका मतलब इसकी शक्ति इसकी आंखों में है।
आदित्य ने तुरंत अपनी नजरें उस राक्षस की ओर से हटा ली। ऐसा करते ही राक्षस तुरंत खड़ा हो गया, मगर अगले ही पल आदित्य बिजली की रफ्तार से दौड़ते हुए राक्षस के पास आ गया और उस खंजर को राक्षस के सीने में गाड़ दिया। आदित्य के ऐसा करते ही राक्षस जलकर राख हो गया। अचानक आदित्य ने अपने आप को झील के बाहर खड़ा हुआ पाया। आदित्य राजमहल जाने की बजाय सीधे अपने घर चला गया और अपनी माँ और अपने पिता को सारी घटना बताता हुआ बोला, क्या ये सच है माँ? बेटा, ये सच है। तुम हमारे सगे पुत्र नहीं हो। तुम हमें हमारे ही घर के बाहर रोते हुए मिले थे। हमारी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए हमने तुम्हें भगवान का वरदान समझकर अपना बेटा मान लिया। मैं आपका ही बेटा रहूंगा। इतना बोलकर आदित्य राजमहल की ओर चला गया, जहाँ पर राजा कनक सिंह और उसकी माँ रुक्मणी दरबार में बैठे हुए थे। दरअसल रुक्मणी राज दरबार में कनक सिंह को समझाने के लिए आई थी। रुक्मणी आदित्य को गौर से देखते हुए बोली, कौन हो तुम? तुम्हारी शक्ल तो मेरे पति विक्रम से बहुत मिलती है। मैं आपका ही पुत्र हूँ माँ, जो वर्षों पहले आपकी कोख से जन्म लेते ही गायब हो गया था, एक जल परी के श्राप के कारण। तभी वहाँ पर रंग बिरंगी सी वही जलपरी प्रकट हो गई। इसने बिल्कुल सही कहा, यही तुम्हारा पहला पुत्र है और इस राज्य का असली दावेदार है। इतना बोलकर जलपरी की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलकर कनक सिंह के ऊपर पड़ने लगी। अगले ही पल कनक सिंह की सारी मूर्खता और आलस दूर हो गया। कनक सिंह अपने भाई आदित्य की ओर देखकर बोला, वाह 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 वाह, वर्षों के बाद मुझे मेरा भाई मिला है। अरे तुम ही केशव नगर के असली राजा हो। जलपरी रुक्मणी की ओर देखकर बोली, श्राप अब समाप्त हो गया। तुम्हारे पति राजा विक्रम को उसके किए की सजा मिल गई और तुम्हारा बेटा कनक सिंह अब बिल्कुल सही हो चुका है और तुम्हारा वो बेटा जो तुमसे वर्षों पूर्व पहले दूर हो गया था, वो भी तुम्हें मिल गया। इतना बोलकर वो जलपरी रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां से गायब हो गई। रुक्मणी ने उसी समय आदित्य को केशव नगर राज्य का राजा घोषित कर दिया। आदित्य अपनी पत्नी मोहिनी और अपने उन माता पिता को राजमहल ले आया जिन्होंने उसे पाला था और भविष्य में आदित्य एक अच्छा राजा साबित हुआ।